हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हालांकि आधी वीडियो मैंने पिछली वाली क्लास में समझा दी थी और आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग तक पहुंच गई होगी। और उम्मीद है मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरी मेहनत करूंगा कि आने वाली जो आपके आगे के क्वेश्चन है या फिर इससे रिलेटेड टॉपिक है वो आपको बाकायदा समझ में आए। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करवाना है, ताकि आप लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो आज हम लोग लेके आए हैं उसी का सेकेंड पार्ट। जो लोग अभी तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैं उस जो वो वीडियो थी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, ताकि आप लोग जाकर के वहां से देख लें और उसके बाद ये वाली जो वीडियो देखेंगे तब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और बाकायदा आप लोग डिटेल में समझते जाएंगे। हम लोगों ने उस वीडियो में जो सीखा था वो सीखा था विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। अब विस्थापन अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया के बाद आता है द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, कैसे काम किया जाता है, इन चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, जब तक एक एग्जाम्पल के तौर पर नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये रिएक्शन समझ में आने वाली नहीं है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है, पहले एक साधारण सा एग्जाम्पल लेंगे जो सब पे लागू होगा, फिर एक अपना जो एग्जाम्पल कॉपी पर लिखना है वो एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे। मान के चलो ये कोई ए व्यक्ति है और ये कोई बी व्यक्ति है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए व्यक्ति के पास कोई एक चीज है एक्स, बी व्यक्ति के पास कोई एक चीज है वाई। तो क्या किया, बी ने अपना वाई किसको दे दिया, ए को दे दिया। ए ने अपना एक्स किसको दे दिया, वाई को दे दिया, सॉरी बी को दे दिया। बी ने अपना वाई किसको दिया, एक्स को दे दिया, ए को। बी ने अपना वाई किसको दे दिया, ए को दे दिया। ए ने अपना एक्स किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब इस एक्स और वाई को हम लोग समझे आयन। क्या समझे, आयन। तो यहां पे आयनों का आदान प्रदान हो गया कि नहीं। एक्स ने किसको, एक्स किसने दिया था, एक्स दिया था ए ने किसको दिया था, बी को। बी ने क्या दिया था, वाई किसको दिया था, ए को। तो इस टाइप से एक्स वाई का एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया। एक्सचेंज का मतलब स्थानांतरण हो गया कि नहीं, आदान प्रदान हो गया कि नहीं हो गया। अगर इन एक्स और वाई को आयन समझ लें तो यहां पे क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो इस रिएक्शन की जो डिफिनेशन होती है, जो आप लोग को लिखवाया गया है, आप लोग हेडिंग लिखोगे द्विविस्थापन अपक्रिया, तो उसमें हम लोग बोलेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों के बीच क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। दो अभिकारक होंगे, उनके आयन आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर उनके आयन आपस में एक्सचेंज हो गए तो किसके अंतर्गत आएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखते हैं क्या होता है। बाकायदा एग्जाम्पल को भी तोड़ के समझेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इस रिएक्शन को भी नहीं छोड़ेंगे। देखो आपके सामने मैंने कोई एलिमेंट, कोई भी यौगिक रख दिया, जैसे सोडियम नाइट्रेट, और एक साथ में रख लिया सिल्वर क्लोराइड। तो होता क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट को आप लोग डिकम्पोज करोगे, इसके आयन में तोड़ोगे, तो Na क्या रखता है, प्लस आयन रखता है, और NO3 क्या रखता है, -1 आयन रखता है। उसी तरह Ag सिल्वर क्या रखता है, +1 आयन रखता है। क्लोरीन क्या रखता है, -1 आयन रखता है। तो क्या होता है, ये माइनस वाला इस प्लस के पास जाएगा, ये माइनस वाला आयन किसके पास जाएगा, सोडियम के प्लस वाले आयन के पास जाएगा, और ये सिल्वर वाला प्लस आयन किसके पास जाएगा, नाइट्रेट के माइनस आयन के पास जाएगा। इस टाइप से दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं। तो जब भी आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हो आप लोग, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हो। हालांकि अभी इसकी डिफिनेशन भी लिखूंगा, लेकिन मैं सोच रहा था पहले आप लोग एग्जाम्पल समझ लें, और उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये देखो सबके पास आयन सेम है, तो Na और Cl मिलकर क्या बना देगा, NaCl बना देगा, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। उसके बाद Ag और NO3 मिलकर क्या बना देगा, सिल्वर नाइट्रेट बना देगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, अभी अब 20 तारीख को अपने यहां क्या है, वोटिंग है।
तो वोटिंग में जब वोट डालने जाते हैं तो उंगली में क्या लगाते हैं, एक इंक लगा देते हैं। वो इंक क्या होती है, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, आफ्टर दैट आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। लिखे, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या लिखोगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लिख गई डिफिनेशन। उसके बाद ये आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल नोट करने के लिए टाइम अगर ना मिले तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, आफ्टर दैट एग्जाम्पल नोट कर लें, फिर आगे वीडियो देखें। ऐसे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। चीजें समझ में आई कि नहीं? अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल समझेंगे। बात आई यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं उन्हें कहते हैं जब अभिकारक से कभी क्या बने, उत्पाद बने। क्या बने, अभिकारक से उत्पाद बने, और उत्पाद बनने के साथ साथ हमको ऊर्जा भी मिले। क्या मिले, ऊर्जा भी मिले। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। जैसे मान के चलो लकड़ी है, लकड़ी को आप लोग जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में। लकड़ी क्या है, कार्बन है। कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है कि नहीं देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड देने के साथ साथ आपको क्या देता है, लाइट देता है, ऊर्जा देता है कि नहीं देता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो मैंने क्या बोला, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, संपन्न होने के साथ साथ, मतलब उत्पाद बनने के साथ साथ, अभिकारक से उत्पाद बनने के साथ साथ हमको क्या मिले, ऊर्जा मिले। और जिसमें ऊर्जा मिले वो क्या कहलाएंगी, या फिर ऊष्मा भी निकलती है, वो क्या कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो इसकी थ्योरी लिखो, मैं एग्जांपल तो फिर लिखा ही दूंगा। लिखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें जो संपन्न होने के साथ साथ, लिखो, वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एग्जाम्पल ही मैंने ऐसा लिया। आप लकड़ी जलाओगे कि नहीं जलाओगे, जब आप लकड़ी जलाओगे तो उसके साथ साथ क्या निकलेगा, लकड़ी जलाने के साथ साथ उसमें लाइट निकलती है, प्रकाश होता है कि नहीं होता है, और साथ ही साथ क्या निकलता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो किसके अंतर्गत आएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए क्या बोला मैंने, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलता है। देखो हर एक चीज इस दुनिया में, हर एक चीज किसकी प्रेजेंटेशन में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलती है। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसकी प्रेजेंटेशन में लोग जलते हैं, आपकी तरक्की की प्रेजेंटेशन में। अगर आपकी तरक्की हो रही है तो पड़ोस वाला जलेगा जरूर, ठीक है। तो दो चीजों की प्रेजेंटेशन में दुनिया जलती है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में दुनिया जलती है, दूसरा लोगों की तरक्की की प्रेजेंटेशन में दुनिया जलती है। जलना तो है दुनिया को, इसके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। अगर लोग बराबरी नहीं कर पाते तो आपकी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बराबरी तो उनसे होने से रही, तो बुराई ही करके आपको बुरा बना दे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और अगर वो इतना दिमाग लगा ले कि जितना बुराई करने में आपकी मेहनत लगा रहे हैं उतना अपने आप को अच्छा बनाने में मेहनत लगा लेंगे, तो आपसे ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे या फिर आपकी बराबरी कर लेंगे। लेकिन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, बस किसी को सक्सेस देखना नहीं चाहती है ये दुनिया। अब कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में ही तो जलेगा। जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। और एनर्जी के साथ में क्या होती है, लाइट भी तो होती है कि नहीं होती है, लाइट भी देता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो इसको तुरंत नोट करें, हम दूसरी रिएक्शन फिर समझते हैं। गर्मी बहुत हो रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज को समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, तो जाहिर सी बात है अब हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक चीज क्वेश्चन आता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो हम लेते तो ठंडी हवा है, जब छोड़ते हैं तो गर्म हवा आती है। आप लोग भी महसूस कर सकते हैं, अपने मुंह के सामने हाथ लगाओ, ऐसे करो, देखो गर्म हवा अंदर जा रही है ना, अंदर से बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो श्वसन तो अंदर से ही हो रहा है, लेकिन जब बाहर निकल रही है तो रिएक्शन पूरी कंप्लीट होने के साथ ऊष्मा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, तो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो सीधी सी बात है, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका? किसका अपोजिट होगा? आप सभी को पता होना चाहिए। ये जस्ट अपोजिट होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही थी, लेकिन इसमें अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होगी। अगर ऊष्मा आप नहीं दिए तो अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। समझ में आई चीजें? जब तक आप इसमें क्या नहीं देंगे, जब तक आप इसमें एनर्जी नहीं देंगे, तब तक आपकी अभिक्रिया संभव नहीं है। आपको ऊष्मा जरूर देनी पड़ेगी। चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको समझते हैं। देखें, अगर हम लोग नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यह अभिक्रिया तब तक संभव नहीं है जब तक इस रिएक्शन को क्या नहीं देनी पड़ेगी? ऊष्मा नहीं देनी पड़ेगी। तो इसको हीट किया जाएगा, और जैसे ही इसको हीट करोगे तो आपके सामने नाइट्रिक ऑक्साइड बन के आ जाएगा, NO। क्या बन के आ जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बन के आ जाएगा। चीजें समझ में आई? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए क्या देना पड़े बेटा? एनर्जी देना पड़े, ऊष्मा देना पड़े, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो इसकी थ्योरी लिखो, हेडिंग पड़ गई थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिखो, वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद ये एग्जांपल नोट कर लें आप लोग। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद आता है आपका उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको ध्यान से समझेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन अपचयन एंड उपचयन। उपचयन ऑक्सीकरण को कहते हैं। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, लिखा होता है उपचयन, वो अपचयन की डिफिनेशन लिख के आ जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि उपचयन को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो इसकी प्रॉपर मैं खुद हेडिंग लिखूंगा ताकि आप लोग नोट करें। हेडिंग लिखेंगे उपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक, ये जरूर वर्ड याद रखेंगे। ये उपचयन ऑक्सीकरण के लिए यूज होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण और उपचयन क्या है? सेम है। अब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं, क्या होते हैं, इनको समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बकायदा समझेंगे, तब आगे की बात करेंगे। देखो, बात की जाए उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो होता है बेटा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन क्या हो? हटे। माइनस का मतलब क्या होता है? हटना। इलेक्ट्रॉन क्या हो? हटे। माइनस का मतलब हटना। ऑक्सीजन क्या हो? जुड़े। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई रिएक्शन फॉलो कर रही है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी क्या? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन का हटना है, इलेक्ट्रॉन भी त्यागे, और क्या हो? एक चीज जुड़े, ऑक्सीजन। अगर ये तीन कंडीशन कोई रिएक्शन फॉलो कर रही है वो क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसका एग्जांपल समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो, आप लोग को मैंने सिखाया था मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। पहली कंडीशन क्या समझ में आ गई? कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ये चीज तो समझ में आ गई। अब दूसरी चीज इसमें क्या होती है उसको समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो, ये यौगिक कब बनेंगे? ये यौगिक तभी तो बनेंगे जब आयन बनेंगे, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होने से पहले अभिकारकों का आयनों में परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होता है? मैग्नीशियम +2 आयन बनाएगा कि नहीं आएगा? बनाएगा ना। और +2 आयन कोई भी कंपोनेंट कब बनाता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो पहली कंडीशन क्या थी? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन भी हट रहा है, क्योंकि प्लस आयन तभी बनाता है जब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हटता है। और आपके सामने एग्जाम्पल भी क्या आ गया? उपचयन ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल आ गया। चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो लिखो, इसमें इसकी डिफिनेशन लिखो। वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ह्रास हो या हटे, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ह्रास हो और ऑक्सीजन क्या हो? जुड़े हो, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ये एग्जांपल नोट कर ले।
जल्दी से नोट कर लें, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। भैया बहुत गर्मी हो रही है, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए भी करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोग को आगे अच्छे से अच्छे कंटेंट के द्वारा हर एक चीज़ बेसिक से समझाई जा सके। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए बहुत मेन है। हर एक चीज़ रटना नहीं होती है, रटना तो हर कोई सिखा देगा, लेकिन समझना हर एक चीज़ होती है। समझी हुई चीज़ जिंदगी में नहीं भूलोगे, अगर जो चीज़ रटोगे तो भूल ही जाना है। ठीक है, तो अपने को समझना है ना कि रटना है। रटने से कुछ नहीं आने वाला, हर एक चीज़ समझना है। आई थिंक आवाज़ भी थोड़ी चेंज होगी, गले में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया, उपचयन हो गया या ऑक्सीकरण हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अपचयन। देखो आ गया ना भाई वर्ड, उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन दोनों अपोजिट हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अपचयन अभिक्रियाएं। तो हेडिंग सब लोग लिख लो, अपचयन अभिक्रिया। देखिए हेडिंग क्या पड़ेगी आप लोगों की, अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं कहते किसे हैं, मैंने क्या बोला, जस्ट अपोजिट होता है किसका, उपचयन का। ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है अपचयन। इसमें उसमें क्या होता था, हाइड्रोजन हटता था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्लस का मतलब जुड़ना। उसमें इलेक्ट्रॉन हटता था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुड़ेगा। उसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। इन तीन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर कोई फॉलो कर रहा है, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, वो रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन अभिक्रियाएं। एग्जांपल समझ लेते हैं। मान के चलो आपके पास है कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देता है, H2O बना देता है, और कॉपर को ऐसे ही छोड़ देता है। तो कॉपर के पास से क्या हुआ, कॉपर के पास से ऑक्सीजन कम हुआ कि नहीं हुआ। जब कॉपर के पास से ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या होगा, इसका अपचयन होगा कॉपर का कि नहीं हो गया। लेकिन अब देखो ये आयनित होगा तो Cu+2 आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन को तो ले भगा कौन, हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे देखें आप लोग, कॉपर आयनित है, मतलब कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पे कॉपर क्या है, उदासीन है। यहां पे कॉपर क्या है, उदासीन है। जब यहां पे कॉपर उदासीन है तो मतलब इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस रिएक्शन का क्या हो रहा है, यहां पे अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका आप लोग इसकी थ्योरी लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं, क्या लिखोगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़े तथा ऑक्सीजन हटे, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। उसके बाद आप लोग ये एग्जांपल नोट कर लें। अब बोलोगे सर कितनी रिएक्शन है, इतनी रिएक्शन है, कैसे याद होंगे। अरे बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, समझ में आएंगे। अब लास्ट वन रिएक्शन बची है, उसको समझ लेंगे बाकायदा। आफ्टर 2 टॉपिक और हैं, उसको पढ़ाने के बाद आपकी क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं लास्ट वाली रिएक्शन, रेडॉक्स या उपोपचयी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं रेडॉक्स या उपोपचयी अभिक्रिया। इसको बकायदा समझेंगे, आफ्टर दैट इसका एग्जांपल समझेंगे, तब टाटा बाय बाय नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 टॉपिक अभी और बाकी रह जाएंगे उसके बाद। देखिए उपोपचयी, उपोपचयी या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, अगर ये समझ जाए तो रिएक्शन बेटा अपने आप को समझने में बहुत आसान है। रिएक्शन में कोई टफ ही नहीं है, रिएक्शन एकदम इजी है। अगर उपोपचयी का मतलब समझ ले, रेडॉक्स मतलब समझ ले। अब रेडॉक्स को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो क्या लिखोगे, रेडॉक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो किसमें टूटेगा, रेड प्लस ऑक्स। अब तुम लोग के समझ में सर क्या है, लाल बैल वाली अभिक्रिया, क्योंकि रेड माने लाल होता है, ऑक्स माने बैल, तो लाल बैल अभिक्रिया। नहीं नहीं नहीं, लाल बैल अभिक्रिया नहीं है।
यहां पे रिडॉक्स का कुछ ना कुछ मतलब है। रिड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। आप सबको समझ में आ गया? रिडक्शन का मतलब हिंदी में अपचयन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। बोलोगे अच्छा सर, ऐसी अपक्रिया होगी जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो, क्या कहलाएगी? रिडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर मैं इसका एग्जांपल और थ्योरी लिखवाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम लोग किसकी तरफ, इसकी डिफिनेशन और एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसकी डिफिनेशन लिखे, उपोपचयी या फिर रिडॉक्स अपक्रिया की वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन नहीं लिख सकते, उपचयन का मतलब ही ऑक्सीकरण होता है, तो क्या लिखोगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, कौन सी अपक्रियाएं कहलाती हैं? रिडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई ना? अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। किसकी बात हुई है? रिडॉक्स की बात हुई है, तो इसको देखते हैं, फिर आगे की बात क्या होती है उसको समझेंगे। देखिए हाँ, किसकी बात हो रही है? बोलो बोलो, रिडॉक्स अपक्रिया की। ठीक, वही पुराना एग्जांपल CuO कॉपर ऑक्साइड और H2। आप सभी को भी क्या बताया था? ये Cu प्लस आयन बना रहा है और H2O निकाल रहा है। अभी मैंने बताया था, देखो कॉपर के पास से ऑक्सीजन जा रहा है ना, अगर कॉपर के पास से ऑक्सीजन जा रहा है और जिसके पास से ऑक्सीजन हटता है उसका क्या होता है? अपचयन। तो यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसी टाइप से लिखना होगा अगर उपचयन लिखना आएगा, कि हमको ये भी तो बताना होगा किस कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस कंपोनेंट का रिडक्शन हो रहा है, तभी तो चीजें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, है ना? तो आप लोग ये एग्जांपल नोट कर लेंगे। इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं, उसको पढ़ने के बाद अपना चैप्टर भी टाटा एंड फिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट कर लें, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आशा है यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं वो दोनों थ्योरिकल पोर्शन है और अच्छे से समझेंगे, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना रहे कि कैसे क्या होना है। और हर एक चीज़ मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आएगी और उतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाऊंगा भी। अगला जो टॉपिक है इसके बाद वो है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज को समझेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, संक्षारण। इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं। ठीक, चलो समझते हैं इसको, है ना? समझना अपना काम है। उसके बाद मान के चलो आप कोई लोहे का औजार घर लाए। क्या लाए? लोहे का औजार घर लाए। और लोहे का औजार घर लाने के बाद आपने क्या किया? उसको खुले में छोड़ दिया या फिर ऐसे ही कहीं फेंक दिया, छत पे फेंक दिया। आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद आपने देखा कि इस लोहे पे जंग लग गई। जो औजार लाए थे उस पे क्या लग गई? जंग लग गई। फिर आपने क्या किया? उस जंग को साफ किया। मान के चलो वो लोहा आप लाए थे वो था 1 kg का। वो जो लोहे का औजार लाए थे कितना था? 1 kg का। लेकिन 1-2 महीने के बाद जब आपने उसकी जंग साफ की, क्या उसका वजन 1 kg का रहेगा या फिर 1 kg से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 किलो से कम हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी को संक्षारण कहते हैं। आए समझ में ना? जब कोई भी धातु क्या हो जाए? कम हो जाए अपने वास्तविक वजन से। जितना वजन लाए थे उस वजन से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे क्या कहोगे? संक्षारण कहोगे। अब अपने आप तो कोई धातु घटेगी नहीं कि अपने आप कम पड़ जाए, चलो हम अपनी डाइटिंग कर लेते हैं और थोड़ा वजन घटा लेते हैं। धातु का है डाइटिंग करेगी। चीजें समझ में आई कि नहीं? अगर ऐसा ही होने लगे तो पता चला बहुत बड़ा ड्रम लाए लोहे का, ड्रम बोला नहीं मेरे को डाइटिंग करना है, पतली पाइप बनना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो काहे डाइटिंग करेगी? चलो समझते हैं। देखो
किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। इसको कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, समझते हैं इसको। देखिए होता यह है, जब कोई भी धातु, लोहा ही नहीं हर एक चीज में जंग लगती है, सोना चांदी, और चाहे आपका कॉपर हो चाहे आपका पीतल हो। बोलोगे सर सोना चांदी पे जो जंग देखी नहीं। सोना चांदी पे आप लोग जंग देखते हो, सोने और चांदी पर अगर कोई पहन रहा है तो कुछ समय के बाद उस पर क्या हो जाती है, काली परत चढ़ जाती है। काली परत जमा हो जाती है कि नहीं जमा हो जाती है, वो भी क्या होता है, जंग होती है उसकी। पीतल के बर्तन बहुत दिन तक रखे रहते हैं तो उसके ऊपर हरी परत क्या जम जाती है, तो उस पर भी क्या होता है, जंग उसकी होती है। और उसको जब साफ करवाते हो तो लोहा क्या या फिर कोई भी धातु क्या होती है, कम पड़ जाती है। अब कैसे क्या काम होता है इसको समझते हैं। देखो कोई भी धातु होगी या तो उस पर अम्ल पड़े, अम्ल का मतलब तेजाब, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तेजाब पड़ेगा तो उसकी ऊपरी परत गला देगा ना, कम पड़ जाएगी धातु की नहीं, उसका संक्षारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन या नमी की प्रेजेंटेशन में रखोगे तो उसके ऊपर जंग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। और कोई ऐसे भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो धातु को क्या कर देते हैं, गला देते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट हैं। तो कहने का मतलब जब भी धातु क्या हो, अपने वास्तविक वजन से कम पड़ जाए तो उसे क्या कहोगे, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो कॉपी पेन उठाएं और इसकी डिफिनेशन लिखें, मैं बोल रहा हूं, देखो लिखो। जब कोई धातु वायु, नमी, अम्ल, क्या लिखा, वायु, नमी, अम्ल या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे कमजोर हो जाती है या फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे लोहे पर जंग लगना। क्या बोला गया, लोहे पर जंग लगना। और जो लोहे पे जंग लगती है उसका फार्मूला आ जाता है बेटा, लोहे की जंग। जो लोहे पर जंग लगती है उसका फार्मूला हो जाता है Fe2O3.XH2O। क्या बोला, Fe2O3.XH2O। ये किसका फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया लोहे की जंग का। फिर कोई पूछ ले कि संक्षारण कैसी क्रिया है, संक्षारण ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण। संक्षारण में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बिना ऑक्सीकरण के किसी भी धातु का क्या नहीं हो सकता, संक्षारण नहीं हो सकता। ये दो चीजें समझ लेंगे, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संक्षारण कैसी क्रिया है, तो संक्षारण ऑक्सीकरण क्रिया है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है लोहे की जंग का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। और एक जो आपको डिफिनेशन लिखवाई है वो तो पूछी जाएगी। आ गई चीजें समझ में, आ गई ना। देखो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और इतनी इजी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया। तो अब इसका लास्ट टॉपिक पढ़ करके हम लोग इसका निपटारा करेंगे और राम राम जी बोलेंगे, ठीक। अगली हेडिंग जो आपकी रहेगी वो है विकृत गंधिता, इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। अगला टॉपिक क्या है, विकृत गंधिता। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, विकृत गंधिता पढ़ने जा रहे हैं। तो विकृत गंधिता होता क्या है, कैसे काम करता है, इन चीजों को समझ लें ताकि हम लोग के आने वाले समय में कोई भी कठिनाई ना हो। विकृत गंधिता समझते हैं, होता क्या है। मान के चलो आपके घर में खाना बना, शाम में इतनी गर्मी हो रही है, आपने खाना खाया, खाना खा लिया ना, माने नहीं, अरे पढ़ लेते फिर खाते। हाँ लोग आप लोग के मजाक चक्कर में भूल गए। हाँ क्या बोला, आपके घर में खाना बना और खाना खाने के बाद क्या हुआ, खाना खाने के बाद आपने क्या किया, उस जो बचा हुआ खाना था उसको रख दिया और सुबह उसको खाने की कोशिश की तो उसका स्वाद चेंज हो गया। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ का क्या चेंज हो जाना, स्वाद चेंज होना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। अब बोलोगे अच्छा ऐसा कुछ, समझो अभी होली बीत गई, घर पे जो गुजिया पापड़ बनता है वो अगर एक हफ्ते रख दोगे तो उसमें स्मेल आने लगती है। लेकिन मार्केट में जो अंकल चिप्स आती है वो कम महीनों और सालों से रखी हो, उसका स्वाद ऐसा ही रहता है। सोचो कभी ऐसा क्यों, वो भी तो चिप्स है, घर पे भी बनाई गई चिप्स है ना। तो होता क्या है ऐसे कि जो मार्केट में बिस्किट वगैरह आते हैं वो क्या होते हैं, उनका टेस्ट चेंज नहीं होता है, उनका टेस्ट चेंज नहीं होता है। लेकिन घर पे जो हम लोग बनाते हैं, कोई भी ऑयली फूड बनाएंगे उसका स्वाद चेंज हो जाता है। होता ये है
जब भी हम लोग कोई ऑयली फूड बनाते हैं, वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के कनेक्शन में आता है, तो उसका टेस्ट क्या कर देता है, उस ऑयली फूड का टेस्ट क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, रेंसिडिटी कहते हो, विकृत गंधिता कहा जाता है। अब बोलोगे सर ये भी तो बता दीजिए, मार्केट में चिप्स आती है वो कहीं नहीं, उसका कहीं नहीं स्वाद चेंज होता है। देखो मार्केट में जो चिप्स आती है उसमें बोलते हो गैस भरी होती है 5 रुपए की चिप्स लेते हो, बोलते हो इसमें 2 चिप्स निकली, बाकी तो 1 रुपए की चिप्स निकली, बाकी 4 रुपए की तो गैस है। अगर बेटा वो 4 रुपए की गैस उसमें ना भरी हो तो सोच लो 2 जो चिप्स निकलती है वो भी खाने लायक ना हो। बोलोगे ऐसा? हमने कहा हाँ ऐसा। क्या? जो मार्केट में चिप्स आती है उसमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करती है, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करने देती है। जब किसी से रिएक्शन ही नहीं करने देगी तो क्या होगा, चिप्स के पास ऑक्सीजन आएगा नहीं, जब ऑक्सीजन आएगा नहीं तो क्या आपका चिप्स बचा रहेगा। लेकिन हम लोग घर पे क्या बनाते हैं, क्या उसमें नाइट्रोजन रखते हैं? नहीं, वो तो ऐसे ही रख देते हैं पैक करके, वो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में रहता है, क्योंकि अपने पास तो ऑक्सीजन बहुत भरी पड़ी है ना, नीचे 21% है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, आप लोग लिखोगे, जब कोई तैलीय खाद्य पदार्थ, क्या लिखा, तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर चीजें समझ में आ गई तो एक चीज और जान लो, जो विकृत गंधिता होती है वो कैसी अभिक्रिया है, विकृत गंधिता भी कैसी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, विकृत गंधिता भी कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लो आ गई चीजें समझ में? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और मैंने बोला था लास्ट टॉपिक है, छोड़ दिया जाए क्या तोड़ दिया जाए? तो छोड़ने की बात नहीं करते हैं, 1-2 चीज़ें आई थिंक समझना बहुत ज़रूरी है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं सोच रहा हूँ बता दूँ। जो रिएक्शंस थी, उस रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको अपने को समझना बहुत जरूरी होता है। तो उसका एक एग्जांपल लेकर के समझ लेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ओके ठीक है, समझते हैं। समझ में आ गया ये विकृत गंधिता कैसी क्रिया है? विकृत गंधिता है आपकी ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक, समझते हैं। एक टॉपिक ऐसा आता है कि आपको रिएक्शन जो होती है वो समीकरण में नहीं दी जाएगी, इक्वेशन में नहीं दी जाएगी, उसमें अभिकारक और उत्पाद के नाम दे दिए जाएंगे हिंदी में लिखे हुए, और उनसे आपको क्या, उनको इक्वेशन में लिखना होगा और उसको स्टेबल करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखो जैसे आपके सामने दे दिया जाए, ओके ठीक है, थोड़ा इजी सा ले लेते हैं। जैसे यहां पे लिख दिया एल्यूमिनियम, और लिख दिया जल, फिर लगा दिया गिब्स, इधर लिख दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि बहुत इजी होते हैं ये सब, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिख दिया प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर ऐसे लिख दिया हाइड्रोजन। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपके सामने लिख दिया जाएगा और बोलेंगे इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखें और इसको, इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखें और इसको संतुलित करें। तो आपने को वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, यौगिक बनाने वाला। अगर यौगिक बनाने वाला कॉन्सेप्ट भूल गए तो हम लोग टाटा फिश हो जाएंगे। तो अपने को टाटा फिश नहीं होना है, अपने को उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और चीजें समझ में भी आएंगी। देखो जैसे बात की जाए एल्यूमिनियम, आप लिखोगे एल्यूमिनियम को ऐसे लिख दोगे, इतना पढ़ा दिया है। जल है, जल को ऐसे लिख दोगे, लगा दोगे गिब्स। बनाना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, किसका बनाना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप सभी को पता है एल्यूमिनियम क्या होता है, +3 आयन रखता है, हाइड्रोक्सी क्या रखता है, -1 आयन रखता है। तो क्या करोगे, एल्यूमिनियम का 3 यहां पे लिखोगे, हाइड्रोक्साइड का 1 उसके नीचे लिखोगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे।
1 से मल्टीप्लिकेशन होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 3 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, होल थ्राइस आ जाएगा। तो आपके सामने फार्मूला बन के आ जाता है AlOH का होल थ्राइस। आई चीजें समझ में कि नहीं आई? और साथ ही साथ उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही तो बना रहा है। लेकिन अपने को यहां पे नहीं रुकना है, अपने को भी रिएक्शन भी तो बैलेंस करनी है। देखो एल्यूमिनियम इधर एक है, एल्यूमिनियम इधर एक है, 3 से मल्टीप्लिकेशन इसकी हुई तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, इधर 1 है तो इधर 3 से ऑक्सीजन की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे ही 3 से ऑक्सीजन की मल्टीप्लिकेशन की इधर, तो इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, इधर कितने हैं, 5, तो इधर भी कितने करने हैं ऑक्सीजन, 6। निंजा टेक्निक लगाएंगे, 3/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 3 6 हो जाएंगे। ठीक आई समझ में? हर एक चीज वैसे नहीं कॉन्सेप्ट से चलेंगे, हर एक चीज अपनी निंजा टेक्निक में भी काम करेगी। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में भी पूरा बकायदा नॉलेज देंगे। एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें ये नॉलेज, जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, आप लोग को पता हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी, देखो चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना यहीं पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जिम्मेदारी आपकी है कि वीडियो लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ साथ जरूर दें हमारा, क्योंकि हमारा साथ आपका भी विकास होगा। हमारे साथ विकास करने का मतलब आपका जो चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट है आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।